हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950 टू 1990। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया, कैपिटलिस्ट छोड़ा, सोशलिस्ट छोड़ा, और हमने हमारी कंट्री के लिए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया। उसके पीछे रीजन क्या और कौन से सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी होती हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ये इकोनॉमिक प्लानिंग एक्चुअली होती क्या है और पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री को इकोनॉमिक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों वो इंपॉर्टेंट था और किस तरह से हमारी कंट्री में इकोनॉमिक प्लानिंग एक्चुअली की गई। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करें। और आपके कोई भी वैल्यूएबल सजेशंस हो, कंप्लेंट्स हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज, कंप्लेंट्स और सजेशन जरूर लिखें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन की। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950 टू 1990, और उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग का रोल क्या था। हम इस पूरे लेक्चर को 2 से 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज को समझते जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट व्हाट इज द कांसेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग एक्चुअली होता क्या है। सेकंड, हम बात करेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। हिंदुस्तान की आजादी के बाद हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी और इकोनॉमिक प्लानिंग का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या था। और थर्ड, हमने इकोनॉमिक प्लानिंग का कांसेप्ट कहां से बोरो किया, कहां से डिराइव किया, और हमारी कंट्री में ऐसी कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है या थी जो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर एक्चुअली इन्वॉल्व थी या है। फाइन, चलिए सबसे पहले हम बात करें अबाउट द बेसिक कांसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए, अगर आप इस इकोनॉमिक प्लानिंग वर्ड पर जाएं तो हमारे इस पूरे टाइटल में हमें 2 वर्ड्स मिलते हैं और 2 वर्ड्स मिला करके हमारा पूरा टाइटल बनाया गया। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सेकंड इज व्हाट प्लानिंग। पहले हम दोनों को इंडिविजुअली डिस्कस करें, फिर दोनों को क्लब करके इसके कांसेप्ट को समझेंगे। देखिए, इकोनॉमिक वर्ड जो है इट रिलेट्स टू द इकोनॉमी, ठीक है, और इकोनॉमी के अंदर आती हैं आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम जब डील करते हैं या डिस्कस करते हैं किसी भी इकोनॉमिक में, तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी 3 होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कंट्री कोई भी हो, कोई भी नेशन हो, उसकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, घूम फिरकर उन प्रॉब्लम की रूट कॉजेस व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस ही होती है। तो हमारी जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होंगी और इन रूट कॉजेस से जो जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, भले ही वो हमारे जीडीपी का इंक्रीमेंट हो, जीडीपी के नंबर्स हो, हमारे यहाँ की नेशनल इनकम का इंक्रीमेंट हो, पर कैपिटा इनकम हो, या मैं कहूं पॉवर्टी रेडिकेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो, ये सारी की सारी प्रॉब्लम अल्टीमेटली उठती यहीं से। यही हमारी इकोनॉमिक वर्ड को एक्चुअली यूज किया जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अगर आपको सॉल्व करना है तो यू नीड अ प्लानिंग फॉर दैट। तो हमारे पास सेकंड वर्ड आया प्लानिंग। प्लानिंग का वर्ड जो होता है ये प्लान से बना है, और प्लान जो होता है दैट इज व्हाट अ ब्लूप्रिंट, या वी कैन से अ लेआउट, या मैं कहूं अ डिटेल्ड प्रोग्राम। कोई भी एक डिटेल्ड प्रोग्राम हो, कोई भी एक शेड्यूल हो, कुछ भी हो, तो अल्टीमेटली दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लान या प्लानिंग, ठीक है। हम कोई भी काम जब करते हैं और अगर हमें उस काम को सिस्टमैटिक करना है तो हमें सबसे पहले उस काम के लिए प्लानिंग करना पड़ेगी। चाहे वो प्रोजेक्ट छोटे से छोटा हो, चाहे वो प्रोजेक्ट बड़े से बड़ा हो, चाहे वो प्रोजेक्ट आपका बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर करना हो, या आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर करना हो। फिर घर, भले आपके घर में कोई वेडिंग हो, कोई मैरिज ऑकेशन हो, वहां पर भी आपको प्लानिंग करना पड़ेगी। आप कोई भी काम जब प्लानिंग के साथ में करेंगे तो उसका इंप्लीमेंटेशन भी इजी होगा, और उससे जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट्स भी कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर होंगे। इंस्टेड अगर आप कोई काम विदाउट प्लानिंग करते हैं, विदाउट प्लानिंग अगर आप काम करेंगे तो वो कभी भी लॉन्ग रन के अंदर सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो
एक हो गया हमारा इकोनॉमिक का, सेकंड हमारा प्लान का, एक ब्लूप्रिंट या लेआउट। ठीक है, अब हम इन दोनों को अगर क्लब कर दें तो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग बन जाती है। मींस प्लानिंग रिलेटेड टू ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आपकी कंट्री की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जो प्लानिंग की गई, जो लेआउट बनाया गया, जो ब्लूप्रिंट बनाया गया, जो डिटेल्ड प्रोग्राम शेड्यूल बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक प्लानिंग। और आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे गवर्नमेंट के सामने ये तीन बड़े क्वेश्चंस एक्चुअली थे। तो ये तो हुआ साहब हमारा कंसेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ये इकोनॉमिक प्लानिंग की हमें क्यों रिक्वायरमेंट हुई? देखिए, हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950 टू 1990। ठीक है, 1950 से 1990 का जो 40 साल का पीरियड है, हम हमारी इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट फेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो 1950 है, ये 1947 के जस्ट 3 साल बाद आता है। देखिए, हमें पता है कि हमारी कंट्री को कंप्लीट इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिली। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलने का मीनिंग था कि इस दिन हमारे हाथ में कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, और साथ साथ में हमारी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम हमारे हाथ में आया। ठीक है, चलिए, है ना, और ढेर सारे चैलेंजेस लेकर के, ठीक है। पॉलिटिक क्या भाई, ब्रिटिशर्स जब हमारे यहां से गए तो उन्होंने सब कुछ करप्ट करके रख दिया था, मीन सब कुछ खत्म कर दिया। पॉलिटिकली तो हमारे पास कुछ था भी नहीं, उससे पहले इंडिया एज अ कंट्री नहीं थी, अलग अलग रियासतें थी। तो इंडिया एज अ कंट्री बनी तो सबसे पहले हमें हमारे यहाँ का एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाना था। तो पहली प्रॉब्लम थी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बनाना, जिसको हमने सॉल्व किया थ्रू ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ड्राफ्ट हुआ, और हम सबको पता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स हुआ, फ्रॉम 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम हमारा रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, फाइन। तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का और पॉलिटिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया, और हमारा एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारी कंट्री का जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही चलता है, पूरा का पूरा ऐसे ही चलता है। चलिए, एनीवे, अब हम बात करें हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की, तो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए हमारे पास बैकग्राउंड होना जरूरी है कि 1947 से पहले हमारी हालत क्या थी, और वो हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके अंदर हमने इन डिटेल डिस्कशन किया है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इकोनॉमी हमारी, जो इंडियन इकोनॉमी, जो पूरा इंडियन, जो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी सब कॉन्टिनेंट है, ये पूरा वर्ल्ड जीडीपी में जो 1/4 कंट्रीब्यूशन करता था, जब 1947 में ब्रिटिशर्स गए तो उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% रह गया। 1/4 मींस 25% का कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड जीडीपी में, उसका 1947 में सिर्फ 2% का कंट्रीब्यूशन रह गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो जो 200 इयर्स का पीरियड था जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री के अंदर थे, उन्होंने जमकर सारे के सारे सेक्टर्स को एक्सप्लॉइट किया। वो मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक एक सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर, ये हम वन बाय वन सारे सेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट का बटन ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, वहां से भी उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के हर सेक्टर को सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइट किया। उनका पर्पस ये था कि भाई इंडियन इकोनॉमी को या यहाँ की जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी से उनको अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करना था, और उस डेवलपमेंट के लिए उन्होंने हमारी इकोनॉमी को सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइट किया। और एक्सप्लॉइट करने के बाद जब वो गए तो क्या देकर गए हमको? हमें विरासत में देकर गए स्टेगनेंट इकोनॉमी। ठीक है, स्टेगनेंट इकोनॉमी जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, बहुत ही रेयर ग्रोथ हो। हमें हाथ में देकर के गए एग्रेरियन इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो पूरी तरह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी कंट्री के 75% से ज्यादा लोग उस टाइम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थे, और वो भी हमारी एग्रीकल्चर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर हम जीरो थे। सिर्फ चुनिंदा थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी, हैंडलूम इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वो थोड़ी बहुत हमारे पास में थी। अदरवाइज हमें कैपिटल गुड्स के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, आर्म्स एंड एम्युनिशंस के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था।
प्लस हमारे यहां पर सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी, एक वाइड स्प्रेड पावर्टी। ये 200 साल के अंदर ब्रिटिशर्स ने हमारी पूरी कंट्री को खोखला कर दिया और वाइड स्प्रेड पावर्टी हो गई, मींस मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस वर पुअर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमें ब्रिटिशर्स से विरासत में इस टाइप की इकोनॉमी मिली। देखिए 2% का हमारा वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, हमारे यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम थी वो भी बहुत लीस्ट लेवल के ऊपर थी। ठीक है, पहली बात तो वो लोग हमारे यहाँ के पर कैपिटा इनकम में और इस तरह के इकोनॉमिक डेटा में इंटरेस्ट लेते ही नहीं थे, तो ये हमको दे करके गए। तो ये हमारा अगर कोई ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम किसी के सामने है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और इस चैलेंज को फेस किया हमारी कंट्री के जो स्टार्टिंग के पॉलिटिकल लीडर्स थे, हमारी जो स्टार्टिंग की गवर्नमेंट थी उसने, और उसने सबसे पहला काम ये किया कि भाई हमें इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई कंट्री के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है। ठीक है, स्टेगनेंट इकोनॉमी को चेंज करना है, एग्रेरियन इकोनॉमी को चेंज करना है, कैपिटल गुड्स बनाना है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हटाना है। तो बेसिकली हमारे सामने, हमारे जो लीडर्स थे उनके सामने दो चैलेंजेस हो गए। फर्स्ट हुआ हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, और सेकंड हो गया साथ के साथ में सोशल वेलफेयर या वेलफेयर ऑफ द पीपल। सोशल वेलफेयर भी जरूरी है। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि अगर हमने ये इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करेंगे भाई, हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ाएंगे। जीडीपी कैसे बढ़ेगी? गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना चाहिए। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज एक्चुअली लगानी थी, क्योंकि हमारी कंट्री की इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी। तो हमें फोकस शिफ्ट करना था एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा डेवलप होंगी तो उस कंडीशन के अंदर लोगों को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट से पीछा छूटेगा, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, रूरल एरिया से अर्बनाइजेशन की तरफ हम आएंगे, और जितना अर्बनाइजेशन की तरफ आएंगे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारी कंट्री का ग्रोथ एक्चुअली होता जाएगा। तो पहला हमारे सामने टारगेट था इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट थी और सर्विस सेक्टर में बूम की रिक्वायरमेंट थी। देखिए हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का होता है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का होता है, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, इंडस्ट्रीज आती हैं। और थर्ड सेक्टर होता है टर्शरी सेक्टर, जिसमें हमारा सर्विस सेक्टर आता है और रिटेल सेक्टर आता है। फाइन, चलिए एनीवे, ये सेकंड था हमारा सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कंट्री में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, और अगर हम पूरा का पूरा इस पर एम्फेसाइज करते तो हम कौन सी इकोनॉमी की तरफ चले जाते? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको कई लोगों ने कहा कि भाई आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाए, जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर लोगों के में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ये डिमांड बेस्ड इकोनॉमी होती है, नीड बेस्ड इकोनॉमी नहीं होती। और डिमांड बेस्ड इकोनॉमी में गरीब आदमी उसको पूरी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए सोशल वेलफेयर की भी अल्टीमेटली जरूरत थी। और इस सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ना हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, ना सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, बल्कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं कि किस तरह से हमने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम एक्चुअली फॉलो किया। तो हमने इस वजह से द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया, और इस मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर दोनों सेक्टर्स कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। कुछ चीजें, कुछ सेक्टर्स हम प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे देते हैं, और बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट होती है वो अपने हाथ में रखती है। इसमें भी एम्फेसाइज किया गवर्नमेंट ने कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा चीजें हो, क्योंकि सोशल वेलफेयर का इंपॉर्टेंस जो था वो ओवरकम करता था इकोनॉमिक ग्रोथ को। सोशल वेलफेयर बहुत जरूरी था। ठीक है, तो फाइन, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि भाई हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग की नीड हमें एक्चुअली क्यों हुई, क्योंकि हमें एक देखिए, और सीधी सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर का काम शॉर्ट रन के अंदर पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग रन के अंदर प्लानिंग होना चाहिए।
बस उसी को बोला गया इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग को कैसे किया जाए। तो हमारी कंट्री में उस टाइम के जो लीडर्स थे, उन्होंने वर्ल्ड वाइड जो अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स थे, जो अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट थी, वो जो इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो कर रही थी अपने यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए, उनकी स्टडी की। और फाइनली हमने सोवियत यूनियन से 5 ईयर का प्लान बोरो किया, वहां से हमने ये प्लान अडॉप्ट किया। सोवियत यूनियन जिन्होंने 1928 में एक 5 ईयर प्लान बनाया, सबसे पहला 5 ईयर प्लान, और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को वो इसे 5-5 साल के पीरियड में क्या करते थे, वो इकोनॉमिक प्लानिंग करते थे और उसका एक टारगेट एक फिक्स करते थे और उस टारगेट के अकॉर्डिंगली फिर वो लोग क्या करते थे, उसका काम एक्चुअली छोटे छोटे प्लान उसमें बनाते थे। तो हमने देखा कि भाई दूसरी कंट्री से बेटर है सोवियत यूनियन का ये जो 5 ईयर प्लान है इसको अडॉप्ट करें। ठीक है, अब इस 5 ईयर प्लान के अंदर हमने ट्राई किया हमारी जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है उनके सोल्यूशन को ढूंढना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, और जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी थी और हमें इस एग्रेरियन इकोनॉमी से शिफ्ट होना था टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। और इसको शिफ्ट करने के लिए ईयर 1948 के अंदर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन 1948। अब क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन? ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन मींस मैंने अभी आपसे क्या कहा कि हमें इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने की, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट थी और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रेजोल्यूशन 1948 बनाया। इसके अंदर क्या किया गया कि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हमको करना है, तो उसको डेवलप करने के लिए हमने सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको टोटल 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, ये हो गई हमारी कैटेगरी 1, ये हो गई हमारी कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 3 और इसके अंदर कैटेगरी 4। कैटेगरी 1 के अंदर जो भी हमारी बेसिक और स्किल्ड इंडस्ट्रीज थी उनको रखा गया जो नेशनल इंटरेस्ट और ह्यूमन वेलफेयर या सोसाइटी वेलफेयर से रिलेटेड थी। इसके अंदर हमने रखी जैसे रेलवेज। ठीक है, रेलवेज को इसके अंदर रखा गया। आर्म्स एंड एम्यूनेशन की मैन्युफैक्चरिंग इसमें रखी गई। उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी रखी गई और डिफेंस से रिलेटेड और दूसरी इंडस्ट्रीज हमने कैटेगरी 1 के अंदर रखी और बोला गया कि इस कैटेगरी 1 की जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर जो होगी मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट होगी, मींस इसको पूरी तरह से गवर्नमेंट ही कंडक्ट करेगी और इसमें किसी भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट नहीं चाहती, क्योंकि इसके अंदर 2 बेसिक क्वेश्चंस थे, 2 बेसिक पॉइंट्स थे। फर्स्ट था हमारी कंट्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और सेकंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब आप देखिए हमारी कंट्री में आज भी सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाती है? रेलवे सबसे सस्ता पड़ता है। तो अगर रेलवेज को भी प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनकर आएगी और वो डिमांड बेस्ड इकोनॉमी, जो ज्यादा पैसे देगा टिकट उसको मिलेगा। लेकिन रेलवे जो थी वो नीड ऑफ द कंट्री थी, डिमांड ऑफ द कंट्री नहीं थी। ठीक है, तो नीड की वजह से रेलवेज को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा। बिसाइड्स आर्म्स एंड एम्यूनेशंस बनाना है हमारी कंट्री के डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी, ये भी हमारी कंट्री के डिफेंस से रिलेटेड है। तो हमने ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने उस टाइम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में कैटेगरी 1 में अपने हाथ में रखा कि भाई इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, सारी चीजें अपने हाथ में रखेंगे। ठीक है, फाइन। चलिए नाउ कम टू द कैटेगरी 2। इसमें सारी की इंडस्ट्रीज थी और इन की इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, लेकिन इसको बोला कि हम हर 5-10 साल के अंदर इसको रिव्यू करेंगे और फिर उससे रिलेटेड फ्यूचर डिसीजन वो 10 इयर्स के बाद में ही लिया जाएगा। इसके अंदर आ गया जैसा हमारा आयरन एंड स्टील हुआ, उसके अलावा कोल हुआ, तो ऐसी सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी और बहुत सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज चली उस टाइम। कोल इंडिया करके एस्टैब्लिशमेंट किया गया जो क्या करता है, पूरे कोल का मैन्युफैक्चरिंग और सब कुछ जो इंडिया का वो आज भी कोल इंडिया के हाथ में है। तो कहने का मीनिंग ये कि इसके अंदर की इंडस्ट्रीज रखी गई जो लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड तो थी, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा उसको पूरी तरह से गवर्नमेंट ने अपने मोनोपोली के अंदर नहीं रखा। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ता खोल के रखा था। और दूसरा, गवर्नमेंट हर 10 साल में इसका रिव्यू करती थी और उसके बाद वो रिव्यू करने का सोचा और बोला कि 10 साल के बाद में फिर इस पर फर्दर डिसीजन हम लेंगे। ठीक है,
कैटेगरी 3 के अंदर नियर अबाउट हम ये बोल सकते हैं कि 18 इंडस्ट्रीज ऐसी रखी गवर्नमेंट ने जो प्योरली किसके हाथ में दे दी, प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे दी, और प्राइवेट सेक्टर्स को बोला कि ये आप चलाइए। मैंने कहा ना इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन था, और उसके अंदर आ गया जैसे आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गया, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अलावा हमारे सामने और इसमें मशीन्स और कैपिटल, मशीन्स हुआ, मशीन मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी इस टाइप की जो 18 इंडस्ट्रीज थी वो पूरी की पूरी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी। क्यों? क्योंकि ये डिमांड बेस्ड प्रोडक्ट्स थे, जिनके पास जो डिमांड करेगा पैसा देगा वही उसको अल्टीमेटली परचेस कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। गवर्नमेंट क्या क्या अपने हाथ में लेती, ठीक है। चलिए, और फोर्थ वन इज व्हाट, कैटेगरी 4, जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थी, वो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज जो बच गई इन प्राइवेट सेक्टर की जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी उसके अलावा, वो भी सारा क्या करा, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। या जहां पर गवर्नमेंट को लगता था कि हमें इंटरवीन करना चाहिए, गवर्नमेंट वहां पर उसके अंदर अल्टीमेटली इंटरवीन करती थी। चलिए, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 था। अब ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे इससे रिलेटेड, उनको लेकर के फिर इकोनॉमिक प्लानिंग करने की सोची। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग एक्चुअली करेगा कौन? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करेगा? मिनिस्ट्री करेगी या प्राइम मिनिस्टर करेंगे या गवर्नमेंट पूरी करेगी, कौन करेगा? तो उसके लिए क्या किया गया, 1958 के अंदर एक गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई। 1958 बोल रहा हूं, सॉरी, 1950 में गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई जिसको नाम दिया गया प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और इस प्लानिंग कमीशन को बोला गया कि अब आप आपकी कंट्री की जितने भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, फिजिकल रिसोर्स हो, नेचुरल रिसोर्स हो, उनका असेसमेंट करेंगे, ठीक है। प्लानिंग ऐसे ही नहीं होती कि आपने बैठकर कुछ भी प्लान बना दिया। हमें एक्चुअली भाई रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना, तो हमने क्या किया, उसके अंदर जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स थे, हमारे ह्यूमन रिसोर्स थे, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज थे, मॉनेटरी रिसोर्सेज, इनका आप रेगुलरली असेसमेंट करेंगे, और उसको असेसमेंट करने के बाद उनको यूज करके आप क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे। और वो प्लानिंग कितने पीरियड की होगी? 5 ईयर के लिए होगी, 5 साल के लिए होगी। बिसाइड्स लंबे प्लान भी बनाए गए, 20 इयर्स का भी टारगेट, कहा ना आपको कि लॉन्ग रन के अंदर होगा, तो 20 इयर्स के पर्सपेक्टिव प्लान्स भी बनाए गए। 20 ईयर के प्लान याद रखिएगा कि 20 इयर्स के प्लान जो होते हैं पर्सपेक्टिव प्लान होते हैं, और इसी पर्सपेक्टिव प्लान को का गोल जो होता है वो 5 ईयर के प्लान के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको अचीव करते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने कहा कि हमें एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ आना था, तो इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के प्लानिंग कमीशन बनाया गया, और प्लानिंग कमीशन के थ्रू हमने 5 ईयर प्लान्स और पर्सपेक्टिव प्लान्स बनाना स्टार्ट किया। अभी 5 ईयर प्लान्स के हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखिए, आप सोच सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन का इंपॉर्टेंस किस लिए था, कि जो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो हमारे उस टाइम के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और उसके बाद जब तक प्लानिंग कमीशन रहा, ठीक है, 2015 1 जनवरी 2015 तक, तब तक जो चेयरमैन रहे वो उस टाइम के जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। और इस प्लानिंग कमीशन का काम मैंने अभी आपको बताया, आपके रिसोर्सेस को असेस करना और उससे रिलेटेड फिर आगे की प्लानिंग करना। एक बात और बता दूं कि ये प्लानिंग कमीशन 1 जनवरी 2015 को जब हमारी नई एनडीए गवर्नमेंट आई, तो इसने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया और इसके अगेंस्ट एक नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। और ये जो नीति आयोग है अभी प्लानिंग कमीशन का काम करता है, बट हमारे यहाँ के जो 5 ईयर प्लान्स थे वो 5 ईयर प्लान्स अब 2015 के बाद में बनना बंद हो चुके हैं, 12 5 ईयर प्लान के बाद में, ठीक है। एनीवे, ये प्लानिंग कमीशन ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना करके इंप्लीमेंट किया 1 अप्रैल 1951 से 56 का इसका पीरियड रहा, और उसके बाद में अलग अलग प्लान्स बनते गए। हर 5 ईयर प्लान के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को, अलग अलग टारगेट्स को अचीव करने का टारगेट रखा गया। अब 5 ईयर प्लान्स क्या, उनके गोल्स क्या, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये लेक्चर और बहुत लेंदी हो जाएगा। एनीवे, तो
हमने अभी इकोनॉमिक प्लानिंग का कंसेप्ट समझा, इकोनॉमिक प्लानिंग के कंसेप्ट के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन समझा, उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग की एक्चुअली नीड क्या थी, इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है, कहां से हमने इकोनॉमिक प्लानिंग के कंसेप्ट को लिया, इकोनॉमिक प्लानिंग की कैसे जाती है और कौन करता है, प्लानिंग कमीशन और उसके चेयरमैन हमेशा क्या होते हैं उस टाइम के। हमेशा याद रखिएगा कि जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हमेशा जो प्रेजेंट जो भी टाइम के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही रहते हैं। सबसे फर्स्ट उसके प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फाइन। तो ये हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड कंसेप्ट था। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे कि 5 ईयर प्लान के गोल्स एक्चुअली क्या क्या थे। आई होप आपको ये लेक्चर पूरी तरह से क्लियर होगा। स्टिल उसके बाद भी कोई क्वेरी या डाउट या कोई सजेशन या कोई कंप्लेंट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़कर उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से आपसे अपील है कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।